हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि भी सर्दियां आ रही हैं, तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो सब्जियां लगाते हैं, ओपन में सब्जियां लगाते हैं या पॉली हाउस में सब्जियां लगाते हैं या नेट हाउस में सब्जियां खीरा लगाते हैं, तो सर्दियों में फर्टिगेशन हम कैसे करें, क्या क्या ऐसे कारक हैं जो हमारे फर्टिगेशन को प्रभावित करते हैं, तो उन कारक का हम ध्यान रखें और किस तरह हमारी जो पैदावार है उसको हम बढ़ा सकते हैं, इसी के ऊपर पूरा मेरा ये वीडियो रहेगा। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को समझें, क्योंकि ये पूरी इसमें तकनीकी जानकारी आपके साथ में शेयर की गई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे फर्टिगेशन को प्रभावित करते हैं, प्लस विशेष रूप से जो हमारी जो अभी सर्दियां आ रही है, सर्दियों के अंदर जो हमारे फर्टिगेशन को प्रभावित करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा मिट्टी का तापमान। जैसा हमारा ऊपर का तापमान होता है, ऊपर का मौसम है, ऊपर का टेम्परेचर है, सेम वैसे का वैसे ही हमारी मिट्टी का तापमान भी होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर 13 डिग्री से नीचे हमारी मिट्टी का तापमान जाता है तो अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम में कौन सा आता है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट में कौन से उर्वरक आते हैं, जैसे 13-045 आप देते हैं, या कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं जिसमें जो नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट फॉर्म में होती है, तो ये उर्वरक का जो अपटेक है वो जीरो हो जाता है। इसी तरह से जो फास्फोरस हम दे रहे हैं, फास्फोरक उर्वरक जो दे रहे हैं, उसमें जो फास्फोरस तत्व है उसका अपटेक भी लगभग 70% घट जाता है। 70% घटने का मतलब है कि आपने अगर 1 किलो फास्फोरस दिया है तो 300 ग्राम ही पौधे को मिल पाता है। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारा मिट्टी का तापमान है उसको हम मेंटेन करें। कितना होना चाहिए, हमारा मिट्टी का जो बेस्ट तापमान है वो 18 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इस तापमान को हम सर्दियों में मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, जो प्लास्टिक मल्च आती है आप वो कर सकते हो। इसके अलावा आप अभी ऑर्गेनिक मल्च भी कर सकते हो। जैसे अब आप कोई ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको जो चावल है, चावल का पुआल या जो अगर मिल सकता है तो उसको भी आप बेड के ऊपर डाल के और उसको करके, और इसको हमको जो मिट्टी का हमारा तापमान है, जो बेड का तापमान है, उसको हमारे को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सर्दियों में सबसे पहले मिट्टी के तापमान का हमको ध्यान में रखना है। दूसरा हमको ध्यान में रखना है मिट्टी की कॉम्पैक्टनेस, जिसको मृदा संघनन कहते हैं। अगर हमारी मिट्टी का कॉम्पैक्टनेस का मतलब अगर हमारी मिट्टी टाइट हो गई, तो टाइट मिट्टी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो उर्वरकों की जो विलेयता है, यानी जो सोल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उर्वरकों की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, और उसके कारण जो हमारा पौधा है वो न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं कर पाता। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। सोयल कंपैक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए आप सर्दियों के अंदर वीकली या 10 दिन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है H2O2, उसको हम चला सकते हैं। सिंपल जो 50% कमर्शियल ग्रेड आता है उसको चला सकते हैं। धीरे धीरे आप पानी दे सकते हैं। मिट्टी के अंदर जो है हम जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो इससे जो हमारा सोयल कंपैक्शन है वो ज़्यादा नहीं होगा। ये एक आदर्श अनुपात होता है मिट्टी के अंदर कि पानी कितना होना चाहिए, हवा कितनी होनी चाहिए, जैविक पदार्थ कितने होने चाहिए, और हमारी जो मिट्टी है मिनरल पदार्थ है वो कितने होने चाहिए। तो 25% हवा और 25% पानी, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। अगर इसको हम सर्दियों में भी मेंटेन करेंगे तो हमारा जो न्यूट्रिएंट अपटेक है सर्दियों में वो कम नहीं होगा। अब बात आती है पीएच की। तो सबसे अच्छा जो पीएच है वो 6 से 7, सवा 7 तक का माना जाता है। मैक्सिमम 7.5 तक हमको पीएच जो है वो मेंटेन करना है। अगर इससे ऊपर पीएच जाता है तो फिर हमारी जो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो प्रभावित होगा, और क्योंकि अभी सर्दियां आ रही है तो सर्दियों में और ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसलिए आपको पीएच के ऊपर भी ध्यान में देना है। इसके लिए ऑलरेडी मेरे वीडियो बने हुए हैं कि हम जो है रूट जोन का पीएच कैसे कम कर सकते हैं। तो आप जो एसिड्स हैं 3-4 तरह के मेरे सजेस्ट किए हुए हैं वो चला के आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हम दे रहे हैं इनका भी हमको ध्यान में रखना है कि उनका पीएच कैसा होता है। यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने लगभग 10-11 जो फर्टिलाइजर हैं उनकी लिस्ट दी है। तो आप अपनी मिट्टी के पीएच, आप अपने पानी के पीएच के हिसाब से जो है इनमें से उस फर्टिलाइजर्स का चुनाव करके और वो आप अपने खेत में दे सकते हैं। अब जो सबसे एक फैक्टर है
ये सर्दियों में भी खास करके हमारी फसल को प्रभावित करता है और हर मौसम में भी प्रभावित करता है। जो होता है विद्युत चालकता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये हम सामान्यतः ये माना जाता है जनरली कि ये हमारी 1 या उससे कम होनी चाहिए। हालांकि ये फसल टू फसल हर सब्जी से सब्जी पे भी निर्भर करती है। अगर मैं खीरे की बात करूँ तो खीरे के केस में ये आधा या उससे कम होनी चाहिए, चाहे वो हमारी मिट्टी हो चाहे हमारा पानी हो। तो इसी के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके पानी की या आपकी मिट्टी की इसी ज़्यादा है, तो उसको भी हमको कंट्रोल करना है। कैसे कर सकते हैं? आप अच्छा पानी यूज़ करें। दूसरा, जब बरसात अभी हुई थी तो बरसात का पानी अगर आपने स्टोर किया है तो उस पानी से आप सिंचाई करें। जो सिंचाई का पानी है, मिट्टी के साथ साथ सिंचाई के पानी में इसी पीएच के अलावा और बहुत सारे जो हैं वो साल्ट्स होते हैं, जैसे कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही है, अगर आपने अपने पानी की डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं ली है तो वो भी आप ले लें और इसको भी आप जांच करवा लें। क्योंकि पानी के अंदर अगर ये साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो आपकी विद्युत चालकता को बढ़ाएगी, और विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो आपका न्यूट्रिएंट अपटेक है वो रुक जाएगा। और ऊपर से सर्दियाँ आ रही है, यहाँ पे हमको पानी भी कम देना है, तो ऐसे में जो हमारा न्यूट्रिएंट अपटेक है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा और हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। तो इसलिए पानी की जाँच करवाएँ और उसके अंदर कौन सा आपके साल्ट्स ज़्यादा हैं उसके हिसाब से आप मैनेज करें। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को कैसे मैनेज करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। कुछ एसिड्स हैं जो चला के हम इनको कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देखें और उसके अनुसार उसको आप सर्दियों में भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो हम जैविक पदार्थ डाल रहे हैं, जैविक पदार्थ हमारी मिट्टी की जो एक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखने की जो क्षमता है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसको ये बढ़ाते हैं। हालांकि इसके ऊपर मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा सीईसी के लिए, क्योंकि अपना तकनीकी चैनल है। तो ये जो सीईसी को बढ़ाने के साथ में आपकी ईसी और पीएच को भी प्रभावित करते हैं, उनको भी कम करते हैं, नमी को बना के रखते हैं। तो इसलिए आप जैसे अब सर्दियाँ आ रही है तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ माइक्रोराइजाज आते हैं, लिक्विड में हैं, वाटर सोल्युबल माइक्रोराइजा आ रहे हैं, वो भी आप देंगे तो उससे भी जो हमारी जो जड़ें हैं पौधे की, उनकी जो न्यूट्रिएंट एंड वाटर जो अपटेक कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। अब एक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो इस तरह से खाद उर्वरक दे रहे हैं कि वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि हम कितना दिया कितना नहीं दिया। तो मेरा आप सबसे ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी जो भी सब्जी आपने लगाई हुई है उसके एक उर्वरक डायरी बनाएं, डेट वाइज उसमें लिखें, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 से लेकर 15 तक, उसके अंदर आपने किस तारीख को कौन सा खाद दिया वो नोट करें और 15 दिन के बाद में उसको इवेलुएट करें या हर हफ्ते उसको इवेलुएट करें, जांचें, देखें कि आपने कौन सा खाद कम दिया है, कौन सा ज़्यादा दिया है, आपका प्रोडक्शन कितना आ रहा है, क्योंकि खाद प्रोडक्शन के हिसाब से ही हमको देना है। तो ये आप इस तरह की भी एक डायरी जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। इसकी मैं कहूँगा इस वीडियो के लास्ट में जो 4 मोटे पॉइंट हैं जिनका हमको खास ध्यान में रखना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनको 4R हम कहते हैं। सबसे पहला हमारा है राइट टाइप, यानी अपनी फसल के अनुसार आप सही उर्वरक का चुनाव करें। दूसरा हमारा है राइट टाइम, फसल की अवस्था के अनुसार उर्वरक डालें। अभी हम कई बार हम पड़ोसी को देख के उर्वरक डाल रहे हैं, वो 4 किलो 1 एकड़ में दे रहा है फर्टिलाइजर, हम भी 4 किलो दे रहे हैं, पता लग रहा है उसकी फसल 50 दिन की है, हमारी 20 दिन की है। तो ऐसा नहीं करना है। छोटी फसल है तो कम उर्वरक चाहिए, फसल जैसे जैसे बढ़ेगी ज़्यादा उर्वरक चाहिए, जब उसके अंदर फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा उर्वरक चाहिए। तो आप अपनी उर्वरक सारणी को उसी के अनुसार बनाएं। आपको किसी की उर्वरक सारणी की ज़रूरत है, बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, हम उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे और उसको पूरा समझाएंगे। कैप्सिकम जो है, शिमला मिर्च और खीरे की ऑलरेडी मैंने जो है फर्टिगेशन बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अपने वीडियो में जाके। तीसरा है सही मात्रा में उर्वरक डालें, जैसे मैंने कहा राइट डोज, फसल के स्टेज के हिसाब से डालें। और लास्ट जो है वो सही मेथड, यानी सही तरीके से डालें। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ किसान भाई जिनके ड्रिप लगी हुई है फिर भी वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। तो आप ड्रिप है तो ड्रिप के द्वारा ही फर्टिगेशन करें, या आप ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो इस तरह से करें कि जो खाद है वो पौधे की जड़ तक जाए ताकि वो उसको
पूरी तरह से वो जो खाद है वो पौधे को मिले और फर्टिलाइज़र यूज इफ़िशियंसी जो है हमारी वो बढ़ जाए। तो आपके सभी सवालों और सुझावों का स्वागत है। इस चैनल के लास्ट में आप सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी किसान भाई जानने वाले हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।